नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। रोजगार होना और अपने पैरों पर खड़ा होना एक उम्र के बाद लोगों की जरूरत बन जाता है, लेकिन अगर ख्वाहिश होने के बावजूद लोगों को नौकरी ना मिले तो बेरोजगारी, और ये सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे देश और समाज की समस्या बन जाती है। इसीलिए वित्त मंत्री ने जब बजट में अगले 5 सालों में 60 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात कही तो न सिर्फ संसद में बल्कि उस भाषण को सुन रहे कई लोगों के हाथों से ताली बजने उठने लगी। बजट के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में हायरिंग हंट पर हैं, यानी 2022 में नौकरियों के मामले में भारत में काफी उम्मीदें हैं। लेकिन ये सारी बातें कोरी बातें हैं या सच में इसमें कोई सच्चाई है? मतलब वास्तव में क्या इससे भारत की बेरोजगारी की जो समस्या है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? चलिए बात करेंगे इस पर विस्तार से, और हम ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं सब आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट के बाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2022-23 पेश करते हुए अगले 5 साल में देश में मेक इन इंडिया के तहत करीब 60 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए रोजगार के नए मौके पैदा करने की बात कही। इसके लिए सरकार युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने पर जोर देगी। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमी के कई सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते अब इकोनॉमी को गति देने के लिए रोजगार सृजन जरूरी हो गया है। जहां एक ओर भारत सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स, केपीएमजी, डेलॉयट, मोंडेलेज, एबी इनबेव, जीसीसी, आरपीजी ग्रुप और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां भी कोरोना के उतार चढ़ाव से परे 2022 में हायरिंग हंट शुरू करने की बात कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोरोना की वजह से रिमोट वर्किंग और हाइब्रिड वर्क मॉडल नॉर्मल हो चुका है, जिसकी वजह से इस साल ये कंपनियां सिर्फ मेट्रो शहरों में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी लोगों को हायर करने की तैयारी कर रही है। इन कंपनियों की माने तो अगर आपके पास डिजिटल एक्सपर्टीज है और आप टेक्नोलॉजी के गुर जानते हैं, यानी क्लाउड सर्विसेज और कंप्यूटर के जरिए काम करना जानते हैं, तो ये साल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से कमोबेश हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी शामिल हो चुकी है। खुद आईटी फर्म टेक महिंद्रा इस फाइनेंशियल ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को तैयार कर रही है। कंपनी का कहना है कि अप स्किलिंग, क्रॉस स्किलिंग के जरिए न सिर्फ टैलेंट सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि छोटे और मझोले शहरों से भी फ्रेश टैलेंट को हायर करने की तैयारी कर रहे हैं। केपीएमजी कंपनी का कहना है कि वो इस साल 8000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाले हैं। वहीं टीम लीज सर्विसेज की माने तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनियां बीती 7 तिमाही की सबसे बड़ी हायरिंग करने वाली हैं, यानी कोरोना की शुरुआत से ये अब तक की सबसे बड़ी हायरिंग होगी। इन कंपनियों के इरादों को देखते हुए माना जा रहा है कि साल 2022 भारत के पढ़े लिखे और स्किल्ड युवाओं के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। वहीं इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हायरिंग प्लान उम्मीद जगाते हैं, लेकिन समस्या को हल नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ थी, जिसमें 1.7 करोड़ महिलाएं थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस देश में करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, वहाँ चंद हजार हायरिंग पर खुशी मनाए भी तो कैसे? ET नाउ स्वदेश। तो बेरोजगारी और रोजगारी के बीच का जो खड्डा है, इसको कैसे भरा जाए, इसी को लेकर हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। और इसमें आज हमारे बड़े सवाल कुछ इस तरह हैं। 5 साल में 60 लाख रोजगार क्या काफी है? बड़ी कंपनियों में हायरिंग से क्या होगी बेरोजगारी दूर? भारत कैसे निपटेगा बेरोजगारी की समस्या से? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल भी जुड़ा हुआ है। मैं एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ आपको। एड्यूबोर्ड कंसल्टिंग इंडिया की MD डॉक्टर प्रतिभा जैन हमारे साथ हैं। स्किल कनेक्ट के फाउंडर और CEO धीरज आहूजा है, और साथ ही ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल भी हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले तो क्या आप इस ट्रेंड से इत्तेफाक रखते हैं जो धीरज जी ने बताया है कि हायरिंग की जोरदार शुरुआत हो चुकी है? मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और रिटेल ऐसे सेक्टर है जहाँ पर मांग आ रही है, खासतौर से फ्रेशर्स को लोग रखना चाहते हैं। आंकड़े भी ये बताते हैं कि जहाँ तक बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगभग 6.57
7% के आसपास आया है जनवरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कमी आती हुई हमने देखी है। लेकिन मुझे अब ये जानना है कि जिस हायरिंग की डिमांड की पिकअप की हम बात कर रहे हैं, इसमें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ऑर्गेनाइज किस तरह से आप इसको विभाजित होता हुआ देखते हैं? बारीकियां अगर मैं समझना चाहूँ तो किस तरह के लेबर और लोगों की डिमांड आ रही है? जी डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है ऐसा है कि अगर आप पूरी मार्केट के सिनेरियो को देखें तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल सेक्टर है, सेमी फॉर्मल है और इनफॉर्मल सेक्टर है। जब हम अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं कहीं पे भी तो शायद सारे सेक्टर इकट्ठे होते हैं, सारे इसमें जुड़े होते हैं। और इकोनॉमी का जो एक पहिया है ये चलता है पूरी की पूरी तरीके से कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो रहा है, आपके पास लोकल कंजप्शन कितनी है और क्या है जो कंट्री आपके पास आप ग्लोबल मार्केट को भी सर्व करते हैं। ये 3-4 चीजें हैं जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है, कहीं पे भी देखे तो नौकरी को वो इफेक्ट करती है। कोरोना के टाइम पे शायद किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो जिसने जैसे कंट्रोल किया, बट एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे दुनिया का दायरा बहुत छोटा हो गया। यानी अब किसी भी कंट्री के लिए किसी भी इंडिविजुअल को काम करना, कोई भी चीज करना उतनी डिफिकल्टीज नहीं हो गई है। और इंडिया को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला इस चीज का, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ऑफशोरिंग काम होते थे। इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब था। इंडिया के साथ जो चाइना के डिस्प्यूट्स हुए उसमें शायद इंडिया को रेस्ट ऑफ द मार्केट को अट्रैक्ट करने का मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का जो फोकस है इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, डिफेंस, हर जगह आप देखिए तो इंडिया आज के डेट में काफी लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया में डिजिटली चीजें ज्यादा मूव कर रही है। तो डिजिटल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईटी में चीजें मूव कर रही है, हर बिजनेस को डिजिटल इनेबल किया जा रहा है जिससे कि वो उसकी अपॉर्चुनिटी गांव-गांव तक पहुंच सके, लॉजिस्टिक सिस्टम बन सके पूरे देश में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो सके। तो अगर आप ओवरऑल देखिए तो रियलिटी में अगर मार्केट डिमांड के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो कुछ सदाबहार ग्रीन सेक्टर होते हैं, जैसे कि आईटी पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया एक हब रहा है। 50-60 लाख 70 लाख के ट्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। हमारे पास बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत बड़ा हब है ग्लोबली। फार्मा हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत सारे लोग ट्रेंड है, जो कि हम वर्ल्ड का लाइक ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ड्रग और वैक्सीन जो भी बोलिए हम मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पे कि ये डबल या ट्रिपल साइज होने वाले हमारी कंट्री में, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास साइज एंड मार्केट है। कोरोना से पहले देखे तो ये सारा का सारा प्रेशर मेट्रो सिटीज पे आता था, जहां पे रियल एस्टेट महंगा होता था, ऑपरेटिंग कॉस्ट महंगा होता था और कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। चाइना शायद इसीलिए ज्यादा बढ़ रहा था। इसमें हमारे लिए एक सिल्वर लाइन ये हुई है कि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस डिसेंट्रलाइज्ड हो गया विद इन द कंट्री। यानी मेट्रो सिटीज, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज तक भी काम हो सकता है आज के डेट में। कि बिजनेस को भी रियलाइज हो गया है, गवर्नमेंट को भी लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि काम कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। कुछ ऐसे काम है जिसको फिजिकली प्रेजेंट होके किया जा सकता है, कुछ ऐसे काम है जो रिमोट होके किया जा सकता है। बट मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली ये है कि वी शेप रिकवरी हुई और वी के बाद डब्ल्यू शेप रिकवरी हुई। यानी ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो आज के डेट में मार्केट में सफिशिएंट डिमांड है, काफी लोगों की जॉब की डिमांड है। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का सेल्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आना है, तो इसमें सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन इनफॉर्मल सेक्टर्स में होगी। कंस्ट्रक्शन लेबर्स, जो सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लोग हैं, वहां पे बहुत सारा होगा। स्किल डेवलपमेंट में फोकस जितना है वहां पे होगा। और आईटी, बैंकिंग, इसकी तो आप बात छोड़िए, वहां पे तो इतनी डिमांड है कि लोग नहीं मिल रहे हैं वहां पे तो हमारी कंट्री के लिए। और बाहर की कंट्री से कंपनी जाके सेटअप कर रही है। एक छोटा सा गैप है हमारे यहाँ जिसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर सारे लोग एफर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। वो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी का गैप है थोड़ा सा, कि कहीं कहीं जो लोगों को ट्रेंड लोग चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है। बट मुझे लगता है कि थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, थ्रू डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, उसके थ्रू भी उस गैप को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। और मे भी शायद नई एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह इफेक्ट में आ जाए तो ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखिए तो हेल्थ केयर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, फार्मा ड्रग डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहां बहुत डेवलपमेंट होने वाला है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। आप अगर आईटी एंड टेलीकॉम देखें तो सबसे बड़ा हब है। हर डोमेन में ई कॉमर्स की कंपनीज आ रही हैं जहां पे कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है।
तो मैं सारे व्यूअर्स को एक चीज बता दूं, जब आप बाहर रहते हैं यहाँ पर हमेशा डिमांड आती रहती है, और जैसे कि आप अभी मुझे कह रहे हैं तो तस्वीर तो सब जगह मुझे हरी भरी ही दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी प्रतिभा जी, देश की 60% आबादी बेरोजगार है ना, और 1.7 करोड़ लोग जो हैं आज भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो अगर ये सब जगह से डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, सरकार की मंशा भी है, तो साल 2022 में क्या सबको नौकरियां मिल जाएंगी? मुझे लगता है कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है। ये तो आपने, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, खाली मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल की बात करी है इंडिया को सप्लाई करने के लिए, बट जो हम देख रहे हैं वो सर्विस सेक्टर की अब कोई सीमा नहीं रही। इंश्योरेंस की बैक एंड इंडिया में हो रही है, लीगल केसेस की बैक एंड इंडिया में हो रही है। आज हर एक सर्विस सेक्टर एक सीमा के लांग गया है। पूरे वर्ल्ड का जो बैक एंड वर्क है हर सेक्टर में, आईटी तो कर ही रहा था, फार्मा कर ही रहा था, बट बियॉन्ड दैट आज वेबसाइट्स इंडिया में बन रही हैं, मीडिया सेवी कंटेंट यहाँ बना रहे हैं, विजुअल्स यहाँ बना रहे हैं, एड फिल्म्स यहाँ बन रही है। मतलब ऐसा कोई सर्विस सेक्टर नहीं रहा जो हम पूरे मुल्क को सप्लाई कर रहे हैं मुल्क में। एंड पूरे यूएस हो, यूरोप हो, सब जान गए हैं कि हमारी युवा ताकत है। एक तरफ तो सरकार की मंशा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की बात यहाँ पे की जा रही है, 5 साल में 60 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही है। दूसरी ओर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो एक तरह से हायरिंग हंट पर निकल चुकी हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो अभी भी चिंता करने वाले हैं। आपसे मैं एक ग्राउंड रियलिटी चेक लेना चाहती हूँ, जमीनी हकीकत क्या है, बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया आपने। और आपका क्वेश्चन काफी ठीक है, क्योंकि जब से बजट अनाउंस हुआ है और जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, उनके चलते हुए एक आशा की किरण तो बहुत जागी है। क्योंकि अगर आप बजट में आउटले देखें तो बहुत सारी पॉलिसीज अनाउंस की हैं गवर्नमेंट ने, जिससे चलते हुए बहुत सारी जॉब्स निकलने की बहुत बड़ी उम्मीद है। सुनील जी, धीरज की बात को आगे ले जाते हुए जो एस्पिरेशंस और रिक्वायरमेंट की मिसमैच की जो बात है, उसी पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन ये कॉर्पोरेट के नज़रिए से है, जो हंटिंग हंट पर निकल चुकी हैं। एक तो इनके पास सिचुएशन है कि जो उनके मौजूदा वर्कफोर्स है उसको अपस्किल किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा, जिस तरह की नौकरियां ये बाहर ढूंढ रहे हैं, उसमें किस तरह की कमी आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, अगर मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे डालकर मुझसे कोई कोर्स करवाया है, मेरे पास कोई डिग्री है, तो ऑब्वियसली मैं उस डिग्री की मेल खाती ही कोई नौकरी ढूंढना चाहूंगी। एक्सपीरियंस के लिए अगर मुझे कोई चाहिए भी है तो मैं उसी सेक्टर में जाऊंगी, उसी इंडस्ट्री में जाऊंगी जिसके पास मेरी डिग्री है। तो ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो आजकल नौकरियां ढूंढने के फिराक में निकली हुई हैं, ये किस तरह की नौकरियां ढूंढ रही हैं? और जो अपस्किलिंग की हम बात कर रहे हैं, जो स्किल सेट्स की हम बात कर रहे हैं, वो अपने वर्कफोर्स में क्या ये लागू कर रही हैं? बहुत ही आपने मेरा पसंदीदा सवाल पूछा है। तो मैं आपको ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ, जो शायद हमने भी रियल सिचुएशन में एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। एक मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप हमारे देश से बाहर जाएं तो 25% सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे हैं जो कि शायद टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं आते, या तो उन्होंने बीए किया होगा या बीकॉम किया होगा या कुछ भी एक जनरल एजुकेशनल बैकग्राउंड किया होगा, कोई भी आपका वोकेशनल कोर्स करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, वो बिजनेस एनालिस्ट बन गए। तो एक तो ये सोचना, ये माइंडसेट ब्लॉक करना बहुत ही माइंडसेट के ब्लॉकेज को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैंने फिनेंस पढ़ा है तो मैं फिनेंस की जॉब ही कर सकता हूँ, या मैंने आईटी पढ़ा है तो आईटी कर सकता हूँ, मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है तो मैं यही कर सकता हूँ। सबसे पहले इस ब्लॉक को हटाने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी स्टेज ऑफ अपने लाइफ में है करियर में, आप हमेशा ओजेटी ऑप्ट कीजिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग। आपको 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जहां भी मौका मिले। आप विकसित देशों का देखेंगे, अमेरिका में, सिंगापुर में, यूके में, आप जो भी विकसित देशों में जाइए, 5-10 विकसित देशों में, वहां स्कूल्स के लेवल से जब भी उनके समर ब्रेक्स या जो भी उनके ब्रेक्स होते हैं, समर या विंटर या जो भी जहाँ पे वेदर के हिसाब से ब्रेक्स होते हैं, उस ब्रेक्स में मैंडेटरी है बच्चे को कि वो एक ऑन जॉब असाइनमेंट करके आए, ट्रेनिंग करके आए, कोई बुक लिख के ना लेके आए, वो जाके ऑन जॉब, चाहे वो मैकडोनल्ड में जाके खड़ा होकर लर्न करे कस्टमर सर्विस कैसी होती है, या कुछ भी करे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करके आता है। मुझे लगता है ये हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आपको पैसा मिले ना मिले, आपको कुछ स्टाइपेंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है,
कोई भी मौका मिले आप इंटरेस्ट का जॉब कीजिए। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको उस जॉब की क्या रियलिटी है वो पता चलेगी, दूसरा आपको अपने इंटरेस्ट को सर्च करने का पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन महंगा है, हमारे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज 10 से 15 लाख रुपए ले लेता है 4 साल के एजुकेशन के, एमबीए इंस्टीट्यूशन भी 10 से 20 लाख रुपए ले लेता है, चाहे वो बी कैटेगरी हो या सी कैटेगरी हो। ये कॉस्ट हो गई है हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की। तो आज के डेट में अगर माता पिता या बच्चा जब इतना पैसा स्पेंड करता है तो उसको लगता है यार 10 लाख रुपए की तो नौकरी लगे कम से कम साल की, मैंने इतना पैसा खर्च किया है। तो सबसे पहले एजुकेशन पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है स्टॉक मार्केट में आज डालेंगे और अगले साल निकल जाएगा, ये नहीं है। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहली चीज। नंबर 2, आप अपने इंटरेस्ट के एरिया में जाइए। ये नहीं कि मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी करूं, वो एमबीए कर रहा था, आप अपने इंटरेस्ट को सर्च कीजिए। तीसरी चीज, बहुत कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन आपको लर्न करने के लिए अपने सेगमेंट के में, आप उसको लर्न कीजिए, उसको उसके पैरामीटर्स को समझिए और उस सेगमेंट की जो कंपनीज है वहां कंटिन्यूसली अप्लाई कीजिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। चौथी चीज मैं जो बोलूंगा, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आई एम श्योर कि बहुत सारी जॉब आपको मिली होगी जो आपने ठुकरा दी होगी, चाहे सैलरी कम रही होगी या कुछ डिस्टेंस का इश्यू होगा, रोल का इश्यू होगा, आप किसी भी जॉब को छोड़िए मत। अगर आपको कोई जॉब मिल रही है आप लेके करना शुरू कीजिए, आप पैरेलली दूसरी जॉब ढूंढते रहिए। अगर आपको दूसरी जॉब मिलेगी तो आप जॉब को स्विच कर लीजिए। जहां तक साल 2022 की बात है, जहां तक बेरोजगारी की बात है, रोजगार मिलने की बात है, सरकार की मंशा साफ है, यहां पर नौकरियां दिलाने का सरकार के पास प्लान है। आप फ्रेशर हो या एक मंझे हुए प्रोफेशनल हो, अपनी जिंदगी में अगर नौकरी में आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए मौकों की बहार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आज मेरे साथ, और कंज्यूमर स्किंग में मुझे भी इजाजत दे। नमस्कार।